प्यारे छात्रों, एमए एजुकेशन और प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के दूसरी इकाई पर आज चर्चा करेंगे। इस इकाई के कुछ उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल की शिक्षा की व्यवस्था को जान सकेंगे। दूसरा है भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रावधानों को जानेंगे। तीसरा है राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं कोठारी कमीशन को जानेंगे। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 92 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को जानेंगे। पहला, भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने में हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस काल की शिक्षा व्यवस्था क्या रही है। उस काल को जाने बगैर हम पूरे शिक्षा के इतिहास को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक क्रोनोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया है। ये काल विभाजन आपके 4 भागों में विभाजित किए गए हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास को। पहला है प्राचीन काल, जो 2500 बीसी से लेकर के 1200 एडी के बीच रखी गई है। और दूसरा है मध्यकाल, जो 1200 एडी से लेकर के 1757 तक रखी गई है। और तीसरा है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल है 1757 से लेकर 1947 तक। और चौथा है आधुनिक काल, 1747 से लेकर के आधुनिक काल 1947 से लेकर के अब तक के लिए। पहला है वैदिक काल। वैदिक काल की शिक्षा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये वैदिक काल इन वेदों पर आधारित शिक्षा थी, जहाँ वेद की आधारित होने की वजह से, जहाँ शिक्षा का मूल आधार वेद ग्रंथों पर आधारित शिक्षा होने के साथ साथ उसके आधार पर नैतिक मूल्यों का, उनके आधार पर पूजा पाठ कर्मकांड की शिक्षा विशेष रूप से थी। यानी रोजगार से ज्यादा वहाँ के आध्यात्मिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो इस काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन चारों वेदों का मुख्य रूप से शिक्षा में समावेशित होने की वजह से यहाँ इसी धर्म विशेष पर आधारित हो गई थी। इसलिए इसे वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, ब्राह्मण शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इस शिक्षा के जो उद्देश्य थे इस समय में, इस काल में, वो ये थे कि व्यक्ति के विकास हो, वो आध्यात्मिक विकास विशेष रूप से, और साथ ही व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो, व्यक्ति के जीवन में जो आने वाली तैयारी है उससे कराने से संबंधित था। उस काल में किस तरह से व्यक्ति को प्रशिक्षित करें। शिक्षा की व्यवस्था में ये थी, उस काल में जो शिक्षा जो कराया जा रहा था, उस शिक्षण काल की व्यवस्था निम्न प्रकार से रखी गई थी। पहला है शिक्षण संस्थाएं। वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं प्राय इस प्रकार से थी कि पहला एक गुरुकुल में था, दूसरा आश्रम। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरे तरह से देखे जाते थे। ये ग्राम से थोड़ी एकांत वन में अक्सर आश्रम को स्थापित किया जाता था, जहाँ शांति वातावरण में होते थे। ये शिक्षण संस्थाएं प्रधान रूप से यही थीं, जहाँ पर गुरु एक व्यक्तित्व वर्चस्व के रूप में एक ही गुरु सभी विषयों का ज्ञान देते थे, जहाँ आश्रम में और छात्र वहीं रहकर सीखते थे। ये शिक्षण संस्थाएं थी। दूसरा है संस्कार। इस शिक्षा व्यवस्था में एक संस्कार की व्यवस्था रखी गई थी। एक संस्कार था उपनयन संस्कार, जो 5 से 8 वर्ष के अवस्था में की जाती थी। इस उपनयन संस्कार के द्वारा ही बच्चा पढ़ने के लिए घर से बाहर जाता था। यानी उपनयन संस्कार के बाद ही आश्रम में या गुरुकुल में वो बच्चा पढ़ने के लिए जा सकता है। ये संस्कार रखी गई थी। तीसरा है पाठ्यक्रम। उस शिक्षण व्यवस्था के समय में जो पाठ्यक्रम रखी गई थी, 2 तरह की पाठ्यक्रम थी, एक परा और एक अपारा। पारा शिक्षण में ये रखी गई थी कि जो हमन आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक दोनों विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। और अपारा विषय में विभिन्न तरह के इतिहास, भूगोल, राजनीति, सैन्य शिक्षा और डिफरेंट जितने भी कोर्स हैं, ज्योतिष का, और ये सारी कोर्स रखे गई थी।
कि 2 तरह के पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था रखी गई थी। ललित कलाओं की सारी चीजें पाठ्यक्रम में समाहित की गई थी। चौथा है शिक्षण विधियां। वैदिक काल में जो शिक्षण विधियां थी प्रधानतः तो मौखिक ही सारी थी, और उसमें वाद विवाद और रटंत विद्या को विशेष रूप से, सैद्धांतिक रूप से उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। वैदिक काल में उच्चारण के लिए आपको थ्योरी की जो थ्योरिटिकल विधियां थी, इन शिक्षण विधियों के माध्यम से ही व्यक्ति उच्चारण सीखने के बाद उसकी सारी मंत्र सारे सीखते थे और उनके रिपीटिशन करते थे। एक ही चीज को बार बार रट करके व्यक्ति अपने आप को कंठस्थ करते थे विद्याओं को। पांचवा है दिनचर्या। शिक्षण व्यवस्था के रूप में उस समय के छात्रों की क्या छात्रों की दिनचर्या ये थी कि गुरु जब अपने आश्रम में सुबह जो है अपने शिक्षा देने के बाद वो सुबह भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षाटन के बाद वो वन में लकड़ियां चुनते थे, फिर वो सारी चीजें वापस घर पर आकर गुरुकुल में अपने गुरु माता को देते थे, और फिर वहाँ गुरु माता उनको फिर विशेष तौर से सारी व्यवस्था को रूप में खाने के लिए और फिर उनको ठहरने की व्यवस्था, फिर उनके लिए एकांत में अपना स्टडी करना, स्व एजुकेशन के लिए बात होती थी। तो ये उनकी दिनचर्या थी। इन दिनचर्या के हिसाब से उनकी सारे शिक्षा की व्यवस्था में शामिल था। अगला है स्त्री एवं व्यवसायिक शिक्षा। उस समय स्त्रियों की शिक्षा जो है व्यक्ति मतलब पुरुषों की अपेक्षा कम थी, पर थी विशेष रूप से उच्च वर्गों के लिए ये थी। उस समय मेन स्त्री शिक्षा के देखते हैं कि कुछ विदुषी का नाम भी उल्लेखित है, सरस्वती है, अपाला है, जो विशेष रूप से नारी एजुकेशन में जो आगे उन्होंने योगदान दिया है शिक्षा में, विदुषी के रूप में आई हैं। व्यवसायिक शिक्षा के रूप में उस समय जितने भी कलात्मक रूप से सीखते थे, कला के रूप में ललित कलाओं में व्यवसायिक अपने आप को प्रशिक्षित करके सीखते थे। तो इस तरह से व्यवसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी उस समय वैदिक काल में। अगला है अनुशासन एवं दंड। उस समय वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था में अनुशासन एवं दंड बहुत कठोर नहीं हुआ करते थे। अगर किसी व्यक्ति को दंड देना भी है तो उन्हें व्रत के माध्यम से देते थे। बच्चे उस समय बहुत ही अनुशासित रूप में रहते थे। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना उनका परम कर्तव्य रहता था। जैसे वो जिस हिसाब से आश्रम में उनकी एक दिनचर्या थी, उसी दिनचर्या के हिसाब से वो अपने अनुशासित रहते थे, स्वयं को अनुशासन रखते थे। गुरु और शिष्य का संबंध अगला है। गुरु और शिष्य के संबंध भी बहुत सुदृढ़ और अच्छे थे। कहा जाता है कि इस काल में गुरु और शिष्यों के बीच में पिता और पुत्र का संबंध की तरह इतने घनिष्ठ होते थे, और पिता भी जिस तरह से बच्चे को देख रेख करता है, उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य की पूरी व्यवस्था, पूरी हर चीज की सुचारू रूप से देख रेख, उनकी चिकित्सा का, खाने का, रहने का सारी प्रबंध करते थे। इस काल में गुरु और शिष्य के संबंध बहुत सुदृढ़ थे। अगला है वित्त व्यवस्था। उस समय की वित्त की जो व्यवस्था थी, बच्चे मांगकर भिक्षाटन में लाए हुए सामग्री, फिर राजा के द्वारा दी गई राजकीय कोष के आधार पर सहायता, फिर कहीं से बहुमूल्य धरोहर जो दान में दी गई आश्रम को, या गुरुदक्षिणा के रूप में जब बच्चे जाते थे तो देते थे। तो इस तरह से वित्त की व्यवस्था थी, और इस पैसे का जो खर्च भी है गुरु के द्वारा, वो पूरा शिक्षा की व्यवस्था में खर्च किया जाता था। अगला है वेशभूषा। उस समय वेशभूषा के हिसाब से वैदिक काल में हर वर्ग के लिए अलग अलग था। जैसे ऊपर पहनने के लिए जो था ब्राह्मण, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए हिरण के छाल के कपड़े के रूप में पहनते थे ऊपर के लिए। काले रंग का हिरण ब्राह्मणों के लिए था, क्षत्रियों के लिए धब्बेदार हिरण के छाल थे, और वैश्य के लिए आपके वो बकरी का जो खाल होते हैं,
वो चमड़े का पहनने के लिए थे। इस तरह से वेशभूषा में भी काफी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। यहाँ तक कि बाल को हेयर स्टाइल के लिए भी अलग अलग से थे कि किस वर्ग के लोग किस हिसाब से हेयर को ठीक करेंगे, यानी वेशभूषा का पूरा विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। अगला है परीक्षा की प्रणाली। परीक्षा की प्रणाली जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था का जो मूल्यांकन की प्रक्रिया थी वो एकदम मौखिक ही हुआ करती थी। किसी भी तरह का कोई ये प्रावधान नहीं था नियमों का कि इस तरह से बच्चे ये करेंगे। उस समय जो गुरु थे, गुरु के सामने बच्चों को बैठा करके उनके पूरे पाठ के बारे में जो कुछ भी टीचर पूछते थे, उसके बाद में जब टीचर संतुष्ट होते थे तब उन्हें अगले क्लास में उनको नई पाठ के अगला पाठ वो टीचर पढ़ाते थे। इस तरह से परीक्षा की प्रणाली थी वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद इस वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की शिक्षा प्रणाली में भी उपादेयता देखी जा रही है। जैसे वो इस प्रकार है। पहला है आदर्शवादिता। उस समय की जो आइडियोलॉजी जो थी, जो आदर्श विचार भाव थे, जो वो आज की शिक्षा पद्धति में भी आने चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति में आदर्श की चीजें जो हैं कम होती जा रही हैं। दूसरा है अनुशासन। जो उस समय के अनुशासन थे, स्व अनुशासन बच्चे में जिस तरह से डेवलप किया जा रहा था, शिक्षा प्रणाली में डेवलप था, आज वो स्व अनुशासन देखने को कम ही मिल रहा है। ये भी आज के डेट में बहुत उपयोगिता है। तीसरा है गुरु शिष्य के संबंध। आज एकदम फॉर्मल है, जबकि गुरु और शिष्य के संबंध वैदिक काल में बहुत घनिष्ठ हुआ करते थे। तो वो संबंध बहुत ही शिक्षा के लिए बहुत ही मायने रखता है। चौथा है शिक्षा के लिए शांत माहौल। आज प्राय देखते हैं कि जो एजुकेशन है शहरों के बीच में ऐसे रखे जाते हैं स्कूल जहाँ बहुत ही शोरगुल हो रहा है, तो इससे भी शिक्षा प्रभावित होती है। प्राचीन काल के जो वैदिक काल में है शिक्षा एकदम शांत माहौल में होता था, वो काफी सराहनीय चीज थी। बहुत शांत माहौल में शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से होती है। ये भी उपादेयता बनी हुई है। पांचवा है शिक्षा व्यवस्था। जो सिस्टम था बहुत छोटा सिस्टम था, लेकिन बहुत ही सुदृढ़। आज की शिक्षा व्यवस्था में इतनी सारी व्यवस्था में हायरार्किकल पैनल बनते हैं, फिर भी सुचारू रूप से ढंग से चला पाने में असमर्थ होता है। लेकिन वो प्राचीन काल की जो शिक्षा की व्यवस्था थी हर चीजों के लिए बहुत ही सुदृढ़ थी। वैसी व्यवस्था आज भी हो तो ज्यादा अच्छी होती। अध्ययन विषय एवं शिक्षण विधि। उस समय की जो अध्ययन के विषय थे, उस समय के काल के हिसाब से जो सिखाए जाते थे, बच्चों की जो शिक्षण की विधियां थीं उस समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक थी। देखा जाए आज के शिक्षण का विषय जो है काफी शिक्षण की विधियां इतनी सारी डेवलप हो गई हैं, इसके बाद भी सही ढंग से शिक्षण नहीं हो पा रहा है। पहले कम ही विधि थी, लेकिन अच्छी तरह से वो शिक्षण की विधियां से कम होने के बावजूद भी अच्छा हो जाता था। अध्ययन के विषय भी जो चुनाव किए जाते थे वो समाज में जो उपयोगिता थी वही विषय पढ़ाए जाते थे, ताकि बच्चे के भविष्य की आगे जानकारी के लिए होता था। आजकल जो शिक्षण का विषय है, जो शिक्षा का अध्ययन का विषय है और शिक्षण की विधियां हैं, इसमें तालमेल नहीं हो पा रहा है। वो तालमेल का ध्यान रखना चाहिए। सातवां है छात्रों और अध्यापकों का सरल जीवन। उस समय जो सादा जीवन जीते थे, छात्र हो या अध्यापक, दोनों ही सरल जीवन में ही रहते थे। आज ये छात्र हो या अध्यापक, दोनों ही सरल जीवन से हट गए हैं। दोनों की जीवनचर्या आज से पहले की अपेक्षा बहुत ही अंतर है। सामाजिक दृष्टिकोण में ये देखा जाता है कि अगर शिक्षा की व्यवस्था या प्रणाली में अगर सुधारना है तो ये सरल जीवन अपनाना काफी लाभप्रद होगा। प्राचीन काल में ये एक तो। दूसरा है वैदिक काल की शिक्षा। वैदिक काल की शिक्षा के बाद में दूसरा बौद्ध काल की शिक्षा आती है। वैदिक काल में देखा गया कि प्राचीन समय में धर्मों पर आधारित होने के कारण पारा शिक्षा जो है काफी सुदृढ़ हुई, और सुदृढ़ होने के कारण वो समाज में कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान इतने ज्यादा हो गए कि शिक्षा नगण्य होने लगी और कर्मकांड और धार्मिकता बढ़ गई। यहाँ की पुरोहित लोगों का बोलबाला हो गया, तो लोग
इससे नाखुश होने लगे, तब इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा में जो है एक कुरीतियां आने लगी। इस कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्ध काल की शिक्षा की मांग हुई, और बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संचालित था, बौद्ध धर्म के हिसाब से स्थापित की गई थी इस संस्था को, बौद्ध संस्था के हिसाब से पूरी शिक्षण प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें जो परा शिक्षा जो वैदिक काल में चल रही थी, उस परा शिक्षा को कि जो कर्मकांड और सैद्धांतिक हवन, ये सारी चीजें ज्यादा शिक्षा में समाहित होने के कारण जिससे आम जनता एक शिक्षा के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था, उस चीजों को खत्म करते हुए बौद्ध काल की शिक्षा की मांग हुई। बौद्ध काल की शिक्षा में विशेष तौर से ये देखा गया कि इस शिक्षा प्रणाली में जहां वैदिक काल के धर्मों का था बोलबाला, वहां उसको नगण्य किया गया। शिक्षा का जहां व्यक्तित्व के विकास की बात सोची गई, ये इस विशेष ध्यान से व्यक्ति को समाज के जीवन में उपयोगी चीजों को सिखाने की बात रखी गई, व्यक्ति के चरित्र और आचरण और अहिंसक समाज का निर्माण की बात रखी गई। बौद्ध काल में इस शिक्षा का काफी महत्व रहा। इसमें सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य ये रहे कि बौद्ध काल में अहिंसा के भाव को उत्पन्न करना, अहिंसक समाज का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, चारित्रिक विकास करना, बच्चे के अंदर विभिन्न विषयों के प्रति कुशलता, आगे भावी जीवन की तैयारी कराना, ये शिक्षा के उद्देश्य रखे गए थे बौद्ध काल में। बौद्ध शिक्षण संस्थाएं क्या थी? बौद्ध शिक्षण संस्थाएं, जो शिक्षण संस्थाएं थी, वो बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रही, क्योंकि इनकी संस्थाओं में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संचालित थी। इनका जो शिक्षण की संस्थाएं थी वो नालंदा, विक्रमशिला, उस समय की महत्वपूर्ण मतलब शिक्षण संस्थाओं में गिने जाते थे, जो आज भी प्रसिद्ध है। आज भी नाम नालंदा और विक्रमशिला का हर जगह पर जिक्र मिलता है। तो उस समय की शिक्षण व्यवस्था इतनी सुदृढ़ रखी गई थी कि आज भी उसके नाम उसकी शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ के रूप में जानी जाती है। उस समय भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए बच्चों के लिए संस्कार रखे गए थे। एक तो प्रवजा संस्कार था जो 8 वर्ष में किए जाते थे। 8 वर्ष का बच्चा जब बड़ा हो जाता था तो उसे प्रवजा संस्कार किया जाता था। प्रवजा संस्कार के माध्यम से वो बच्चा एक बौद्ध संस्थान, जहाँ बौद्ध संस्था के द्वारा जो चलाए गए मठ थे, उस मठ में उनका एडमिशन होता था। उस संस्कार के बाद ही वो बच्चा क्लास में बैठने को उसे अनुमति मिलती थी। और एक दूसरा संस्कार था उपसंपदा संस्कार, जो 12 वर्ष बाद होता था। यानी 12 वर्ष के शिक्षण काल समाप्ति के बाद उसे उपसंपदा संस्कार का संस्कार कराया जाता था, जिसके बाद ही उसकी शिक्षा संपन्न होती थी। एक तरह से वो इसके बाद ही वो बाद में वो जीवन यापन के लिए सोचता था। तीसरा है पाठ्यक्रम। वैदिक कालीन की तरह भी यहाँ भी बौद्ध काल की जो शिक्षा थी, बौद्ध काल के धर्म संस्कृति, उसके आधार पर यहाँ भी पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया था। उसके आदर्शों और मूल्यों को शिक्षा में समाहित की गई थी, ताकि उसके हिसाब से चरित्र का निर्माण, बच्चों के अंदर अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सके। साथ में और भी तरह के जैसे ज्योतिष विज्ञान, ललित कला, इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, इन सभी विषयों को पाठ्यक्रमों में समाहित किया गया था। अगला है शिक्षण विधियां। इस काल में जो शिक्षण की विधि थी वस्तुतः तो सैद्धांतिक थ्योरिकल थी। साथ में यहाँ इस काल में भी उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था, मंत्रों के उच्चारण पर भी। और इस तरह से प्राचीन काल में जो वैदिक काल की शिक्षण विधियां थी, वही विधियों के माध्यम से इस काल में भी विधियों का ये दिया जाता था। साथ में ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता था कि जो यहाँ बच्चे जो स्टडी करते थे, वो स्टडी के माध्यम से करके भी सीखते थे। वो हर विषय का वो बच्चे अनुभव करके, अनुभव के हिसाब से स्वयं ललित कलाओं का, वो प्रैक्टिकल शिल्प कला का भी, वो सारी चीजें यहाँ शुरुआती दौर में वो ट्रेनिंग के रूप में भी करते थे। शिक्षण विधियों में समाहित किया गया था। दिनचर्या, वहाँ की बौद्ध काल की तरह भी यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं
के द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी, इस यहाँ के भी बच्चों की दिनचर्या कुछ अलग थी। यहाँ दिनचर्या में वैदिक कालीन की अपेक्षा विशेष रूप से एक अनुशासित जीवन की दिनचर्या थी। इनके दिनचर्या के कुछ नियम थे। पहले कि वो अहिंसक सच्चाई का पालन करेंगे, स्नान करते समय दूसरे पर पानी नहीं छिटा करेंगे, सच्चाई बोलेंगे, कोई सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, किसी नृत्य या नाटक मंडली में देखने में शामिल नहीं होंगे। इस तरह की सारी चीजें उनकी जो दिनचर्या थी, किसी के द्वारा दान में अधिक से बहुमूल्य वस्तुओं को नहीं स्वीकारेंगे, किसी तरह का किसी भी तरह का एक तरह से पूरा नियम जो था भ्रष्ट की नहीं, मतलब भ्रष्ट से बचाने के लिए था। एकदम एक सुदृढ़ किस तरह से बच्चे की एक बच्चे के लिए लाइफ में दिनचर्या इस तरह से रखी गई थी कि हर बच्चा एक अनुशासित में रहे और अनुशासन से अपनी दिनचर्या का वो काम करे, और ये सारी दिनचर्या में उनके समाहित था। छठा है स्त्री एवं व्यवसायिक शिक्षा। इस काल में भी हालांकि स्त्रियों का कम ही रहा है योगदान, पर फिर भी स्त्रियों के लिए भी वीक्षणी के नाम से उनको भी बौद्ध भिक्षुओं में के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने को मौका दिया गया, लेकिन स्त्रियों का शिक्षण की देखे जाए तो सामान्य से कम ही रहा। यहाँ ये था कि बौद्ध भिक्षु साधुओं से कोई भी स्त्री शिक्षा, मतलब कोई भी भिक्षुणी अकेले में शिक्षा नहीं ले सकती हैं, एक से अधिक भिक्षुणी होनी चाहिए, तभी बौद्ध भिक्षु उनको शिक्षा देंगे। ये शिक्षा की व्यवस्था थी। व्यवसायिक शिक्षा में भी इस काल में भी विशेष रूप से ललित कलाओं एवं विभिन्न तरह के जितने भी कार्यक्रम थे व्यवसायिक शिक्षा जीवन में यापन के लिए, वो सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती थी। यहाँ इस व्यवस्था में ये भी देखा गया है कुल मिलाकर के कि जितने भी तरह के शिक्षण थे, सभी शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण हो या शिक्षण संस्था में जितने भी विषय की पढ़ाई होती थी, वो सारे पाठ्यक्रम के लिए जो शिक्षक की व्यवस्था थी वो अलग अलग शिक्षक होते थे। अलग शिक्षक होने की वजह से इनका एक ग्रुप, एक समुदाय, एक और सभी लोग एक ही साथ रहते थे। गुरु और शिष्य के संबंध, इस समय में टीचर और स्टूडेंट के संबंध भी वैदिक काल से कुछ कम था लेकिन सुदृढ़ था। यहाँ भी शिक्षक जो है छात्रों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध रहे और शिक्षा के संबंध को देखते हुए अच्छी तरह से एक दूसरे के पूरक बने रहे। वित्त की व्यवस्था, इस यहाँ वित्त के लिए जो व्यवस्था थी, राजा के द्वारा दिए गए राजकीय सहयोग, दान के द्वारा दी गई वस्तुएं और बच्चों के द्वारा भिक्षाटन एवं अन्य तरह के से निर्मित जो उपाय थे, उनसे जो भी बच्चों के द्वारा क्रिएट किए गए थे डिफरेंट व्यवसायिक कोर्स में, जैसे कृषि से संबंधित कृषि का काम करना, उससे भी जो उपार्जन होता था, इस तरह से जितने भी तरह से साधन थे वो इस तरह से थे। और इसका व्यय भी ये था कि ये जो डिफरेंट तरह के सोर्सों से जो पैसा कलेक्ट होता था वो शिक्षण की व्यवस्था में खर्च होता था, शिक्षक को वेतन देने में, बच्चे को खाने और रहने के लिए, क्योंकि यहाँ भी बच्चे एक ही साथ आकर के रहते थे और एक ही साथ उनको खाने के लिए भोजन की व्यवस्था थी। सारी चीजें यहाँ निःशुल्क की थी। वित्त व्यवस्था के बाद है वेशभूषा। यहाँ पर वेशभूषा में देखा गया है कि जिस तरह से वैदिक कालीन में हिरण और बकरे के छाल का वो बनाते थे, लेकिन यहाँ इस काल में नहीं था। इस काल में वेशभूषा उस तरह की नहीं थी। इसमें इस तरह से न होकर के एक सामान्य अपने लिबास में रहते थे, इनका अपना लिबास था। अगला है परीक्षा प्रणाली। इस काल में परीक्षा की जो प्रणाली थी वो एक वैदिक कालीन से थोड़ा सा अलग हटके थी। इस काल में बौद्ध काल के जो जितने भी शिक्षक विशेषज्ञ होते थे वो एक बार बैठते थे और उनके सामने ये जो भी छात्र हैं वो जो भी विशेषज्ञ पूछते थे, उस विशेषज्ञ के पूछे हुए सवालों से जब संतुष्ट होते थे फिर इनको आगे
अध्ययन के लिए परमिशन अनुमति मिलती थी। अगला है इस काल में बौद्ध काल की शिक्षा की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जो विद्याता है वो इस प्रकार थी। शिक्षा संस्था का प्रजातांत्रिक संगठन, यहाँ की जो संस्था, ये जो इस शिक्षा की जो संस्था थी, इस संस्था में ये देखा गया था कि प्रजातांत्रिक ढंग से एडमिशन होता था। ये नहीं होता था कि ये राजा के हैं ये इसका है, नहीं, जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो मेरिट लिस्ट में आने के बाद ही बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। इसमें इनके एडमिशन के अलग से क्राइटेरिया थी, वो किसी भी व्यक्ति से या धर्म या जाति का व्यक्ति हो उसके एडमिशन दिया जाता था जब उसकी योग्यता उसकी फुलफिल होती थी। तो तीसरा है छात्रों एवं अध्यापकों का सरल जीवन। इस काल में जो छात्रों और अध्यापक का जो सरल जीवन था, आज की स्थिति में भी देखी जाए तो ये अपनाने योग्य है, छात्र और अध्यापक दोनों के लिए है। तीसरा है शांति एवं अहिंसा का अनुसरण। उस काल में अहिंसा एवं शांति की जो विशेष शिक्षा में मूल समावेशित की गई थी, वो आज हम देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा के माध्यम से इसकी मांग है। आज अहिंसक व्यक्ति समाज में देखिए अहिंसक होते जा रहे हैं, शांति भंग हो रही है। इस चीज को देखते हुए शांति और अहिंसक जो है एक शिक्षा में अनुसरणीय चीज है, अप्लाई करने लायक है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में। चौथा है जन सामान्य की शिक्षा। यहाँ जो शिक्षा दी जा रही थी वो सबके लिए, जन सामान्य के लिए शिक्षा दी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि एक में इस वर्ग के लोगों को ही दी जाएगी, नहीं, जन सामान्य सभी लोगों के हिसाब से शिक्षा दी जा रही थी। सभी लोगों के हिसाब से जो शिक्षा की रूपरेखा थी पूरे एक समाज का निर्माण कर रही थी। इस तरह से जन सामान्य की शिक्षा बनी हुई थी बौद्ध कालीन शिक्षा। ये तो थी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी उपयोगिता।